अब गामा रेस के बारे में सीखें। गामा रेस के बारे में यदि मैं एक ही लाइन बोलूं तो काफी सारी बातें तो इसी एक ही स्टेटमेंट में कवर हो जाती है। गामा रेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस। गामा रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस है। मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के बारे में बताता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस कैसी होती है। गामा रेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस नेवर डिविएट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिविएट होती है ना मैग्नेटिक फील्ड में डिविएट होती है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल कर रही है और सीधी चलती चली जा रही है। they never deviate in electric field and magnetic field. They never deviate in electric field or magnetic field. इनको आप मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करोगे तो कोई असर नहीं होगा, सीधा सीधा चलती चली जाएंगी, किसी तरह से कहीं कोई दाएं बाएं नहीं घूमेंगी। खास बात, दे जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन दे प्रोपोगेट। जब ये ट्रेवल करती हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। They generate electric field and magnetic field when they propagate. Propagation के दौरान जब ये आगे बढ़ती हैं तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी तो इनके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है इनकी वजह से। They generate electric field and magnetic field when they propagate. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, वेलोसिटी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर and magnetic field vector, these three vectors are mutually perpendicular to each other. जिस डायरेक्शन में यह ट्रेवल कर रही हैं और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, the three vectors are mutually perpendicular to each other. Velocity vector, electric field vector and magnetic field vector. The three vectors are mutually perpendicular to each other. अब अगला पॉइंट, देयर वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स। इनकी वेलोसिटी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि ये कहां से रेडिएट हो रही है। देयर वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स। इनकी वेलोसिटी इस बात पर कभी निर्भर नहीं करेगी कि यह रेडिएशन कहां से रेडिएट हो रही है। दे ऑलवेज ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। हमेशा लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगी। इन वैक्यूम इट्स 3 into 10 to the power 8 meters per second. In vacuum, they would always travel with the velocity of 3 into 10 to the power 8 meters per second. फिक्स वेलोसिटी होती है। और खास बात, they transmit huge energy in quantums called photons. They transmit huge energy in quantums called photon. And energy of each photon is given by Planck's quantum theory, that is E is equal to h nu or hc by lambda. ये ढेर सारी एनर्जी ट्रांसमिट करती हैं, इनके पास काफी अधिक एनर्जी होती है और वह एनर्जी हमेशा फोटोन के रूप में होती है। और एक एक फोटोन की एनर्जी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के द्वारा दी जाती है, दैट इज E इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा। गामा रेस
carries momentum, it possesses momentum, and momentum of each photon is given by de Broglie equation. एक एक फोटोन के पास मोमेंटम होता है, मोमेंटम विच इज गिवन बाय m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, और एक एक फोटोन का जो मोमेंटम होता है h अपॉन लैम्डा, इट्स गिवन बाय डी ब्रोगली इक्वेशन. गामा रेस पजेस मोमेंटम, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, और एक एक फोटोन का जो मोमेंटम होता है दैट इज h बाय लैम्डा, इट्स गिवन बाय डी ब्रोगली इक्वेशन. दे हैव गॉट नो चार्ज, इनके पास कोई चार्ज नहीं है. गामा रेस हैव गॉट नो चार्ज, हेंस they have got no ionization capability. They have no charge. Hence, no ionization capability. मीडियम को कभी भी आयोनाइज नहीं करेंगे, किसी भी मीडियम से पास हो, मीडियम में कोई आयोनाइजेशन नहीं होएगा. बट दे हैव गॉट ह्यूज पेनिट्रेटिंग पावर, इनका पेनिट्रेटिंग पावर जबरदस्त है. चूंकि कोई आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी है नहीं, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, लाइट की वेलोसिटी, और साइज जीरो, साइज तो है ही नहीं जैसे. दे हैव गॉट ह्यूज आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी, सॉरी ह्यूज पेनिट्रेटिंग पावर. पेनिट्रेटिंग पावर इनका जबरदस्त है. इन्हीं को रोकना सबसे बड़ा चैलेंज होता है. दे कैन पेनिट्रेट अप टू 8 to 10 सेंटीमीटर्स ऑफ लेड शीट. लेड शीट में ये 8 से 10 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर जाएंगे. 1 मीटर ऑफ आयरन, लोहे में यह 1 मीटर तक पेनिट्रेट कर जाएंगे. 8 to 10 meters of concrete, सॉलिड कंक्रीट में तो 10-10 मीटर तक पेनिट्रेट कर जाएंगे. इनफाइनाइट इन एयर, एयर में इनको रोक पाना नामुमकिन है, असंभव है. दे हैव गॉट ह्यूज पेनिट्रेटिंग पावर, जबरदस्त पेनिट्रेटिंग पावर है. और लेड शीट में ये 8 से 10 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं, लोहे में 1 मीटर तक, और कंक्रीट में 10 से 12 मीटर बल्कि, और हवा में तो इनको रोका ही नहीं जा सकता. इन्हीं को रोकना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है. यदि बॉडी पर इंसिडेंट हो जाए, इनकी जो एनर्जी है एच नहीं हुई है, काफी अधिक एनर्जी है, और ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन यदि मैं बनाऊं, देन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ गामा और एनर्जी बनाऊं, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा. किसी पर्टिकुलर एनर्जी के कितने भी फोटॉन्स हो सकते हैं, और बेहद खतरनाक रेडिएशन है. यदि ह्यूमन बॉडी पर इंसिडेंट हो जाए तो स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे, मसल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे, बोन्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे, और बोन मैरो तक चले जाएंगे. बोन मैरो मतलब बोन के ठीक बीच में, बोन के ठीक बीच में जो होती है दैट इज बोन मैरो. ये जो बोन मैरो होती है, यह वह जगह है जहां पर ब्लड बनता है. हमारी हड्डियों के ठीक बीच में बोन मैरो होती है, और इस बोन मैरो में कॉन्स्टेंटली ब्लड का प्रोडक्शन होता है, ब्लड बनता है. और अब आप जरा सोचिए, यदि यह गामा रेस स्किन को भी पेनिट्रेट कर गई, मसल्स को भी पेनिट्रेट कर गई, बोन्स को भी पेनिट्रेट कर गई, और बोन मैरो तक पहुंच गई, ये बोन मैरो को डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है, तहस नहस कर देती है. और बोन मैरो को डिस्ट्रॉय करके हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बनना ही बंद हो जाता है. जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बनना ही बंद हो जाए तो उस स्थिति को हम कहते हैं ब्लड कैंसर. हमें ब्लड कैंसर हो जाता है,
और उस ब्लड कैंसर हो जाने पर या तो आप हर महीने पुराना ब्लड बाहर निकाल के नया ब्लड डालते रहो। जब तक आप पुराना ब्लड बाहर निकाल के नया ब्लड डालते रहोगे तब तक आप जीवित रहोगे। यदि आप नया ब्लड नहीं डाल पाए तो आप 2-4 महीनों में ही मर जाओगे, क्योंकि ब्लड गंदा होता चला जाता है और 2-4 महीने में आपका ब्लड इतना गंदा हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी ही खत्म हो जाएगी और मरना निश्चित हो जाएगा। स्थिति यह हो जाती है कि आप ब्लड भी रेगुलरली डालते रहो, चेंज करते रहो, तब भी क्योंकि बार बार आप नया ब्लड किसी दूसरे का ब्लड डाल रहे हो तो उस ब्लड में तरह तरह के बैक्टीरिया, मॉलिक्यूल्स, वायरस आते रहते हैं, तो बॉडी में तरह तरह की बीमारियां होती रहती है, स्थिति बिगड़ती चली जाती है। यह सबसे घातक रेडिएशंस है। डेफिनेटली इतनी अधिक एनर्जी है तो फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करेंगी, इतनी अधिक एनर्जी की वजह से फॉस्फोरेसेंस भी होएगा, इतनी अधिक एनर्जी की वजह से फ्लोरेसेंस भी होएगा। फॉस्फोरेसेंट मटेरियल भी चमकने लगेगा, फ्लोरेसेंट मटेरियल भी चमकने लगेगा, फोटोग्राफिक प्लेट भी काली पड़ने लगेगी। दैट्स अबाउट गामा रेडिएशंस। इन तीनों रेडिएशंस के बारे में जानने के बाद अब हम समझते हैं अबाउट नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अब मैं सबसे पहले बताता हूं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ हम समझते हैं। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ में हम यह समझेंगे कि अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन के एमिट होने से न्यूक्लियई पर कैसे क्या फर्क पड़ता है, जरा देखिएगा। The next is group displacement law। कोई न्यूक्लियई है X, इस न्यूक्लियई का एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है, यह एक अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। इसके अल्फा पार्टिकल एमिट करने से एक नया डॉटर न्यूक्लियई बन जाएगा। उस डॉटर न्यूक्लियई का एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से कम होएगा और मास नंबर 4 यूनिट से कम होगा। क्योंकि 2 प्रोटॉन बाहर निकल गए और 4 mu मास बाहर निकल गया। हम कहते हैं यह पेरेंट न्यूक्लियई, यह डॉटर न्यूक्लियई। इस पेरेंट न्यूक्लियई से जब एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकला तो जो नया डॉटर न्यूक्लियई बना है, इट लाई 2 स्टेप टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ पेरेंट न्यूक्लियई इन पीरियोडिक टेबल। यदि हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे, इस पीरियोडिक टेबल में यदि X इस जगह पर है, X Z A, तो जो डॉटर न्यूक्लियई होएगा वह इसके 2 स्टेप लेफ्ट साइड में होएगा, 1, 2। Y वुड लाई हियर। एक अल्फा पार्टिकल रेडिएट कर देने से डॉटर न्यूक्लियई पीरियोडिक टेबल में 2 स्टेप लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। यदि यह पेरेंट न्यूक्लियई एक बीटा पार्टिकल रेडिएट कर दे, एक बीटा पार्टिकल रेडिएट कर दे मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, तो जो नया डॉटर न्यूक्लियई बनेगा
that would lie one step toward the right of parent nuclei. यह Z+1 और A, इसका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाएगा, मास नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि यह न्यूक्लियाई एक गामा रेडिएशन एमिट करे तो गामा रेडिएशन के एमिट करने से डॉटर न्यूक्लियाई की रिलेटिव पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना एटॉमिक नंबर पर फर्क पड़ेगा, ना मास नंबर पर फर्क पड़ेगा। अल्फा पार्टिकल के रेडिएट होने से देखिए क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से कम हुआ और मास नंबर 4 यूनिट से कम हो जाता है। बीटा पार्टिकल के एमिट होने से क्या हुआ जरा देखिए, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ गया, मास नंबर पर कोई फर्क नहीं। और गामा रेडिएशन के एमिट होने से क्या हुआ, एटॉमिक नंबर मास नंबर पर किसी तरह से कोई फर्क नहीं। हम एक बात देखें, यदि मास नंबर पर ध्यान दें तो मास नंबर बीटा रेडिएशन से कोई फर्क नहीं है, गामा रेडिएशन से कोई फर्क नहीं। मास नंबर पर हमेशा 4 यूनिट से वेरिएशन आता है और वो भी हमेशा अल्फा पार्टिकल से। हर एक अल्फा पार्टिकल के रेडिएट होने से मास नंबर पर 4 यूनिट से वेरिएशन आएगा। इसी आधार पर हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट पर 4 तरह की रेडियो एक्टिव सीरीज चल रही है। जब से अर्थ एग्जिस्टेंस में आई है तब से लेकर आज तक अर्थ क्रस्ट पर 4 तरह की नेचुरल रेडियो एक्टिव सीरीज चल रही है। अभी भी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी, जब तक अर्थ एग्जिस्टेंस में रहेगी तब तक चलती रहेगी। देखिए, हम कहते हैं एक बार एक ब्लैक होल था, उस ब्लैक होल के अंदर टेंशन काफी अधिक बढ़ गया और वह ब्लैक होल फट गया। उस ब्लैक होल के फट जाने से ढेर सारी गैलेक्सीज एग्जिस्टेंस में आई। उन्हीं गैलेक्सी में एक हमारी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। उसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के हम एक हिस्से हैं। हमारा सोलार सिस्टम, हमारा सन और सन के साथ जुड़े हुए बाकी 8 प्लैनेट भी उसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के कॉर्नर में स्थित है। हम भी उसके एक हिस्सा है। उसी समय हमारा सन भी एग्जिस्टेंस में आया और सन के साथ ढेर सारे स्टार्स एग्जिस्टेंस में आए। हमारे सोलार सिस्टम में उस समय हमारी अर्थ भी एग्जिस्टेंस में आई। हमारी अर्थ भी बिग बैंग का ही एक आउटकम है, एक रिजल्ट है। जब यह बिग बैंग हुआ था, जब हमारी अर्थ एग्जिस्टेंस में आई थी, उस समय पर अर्थ क्रस्ट पर, अर्थ के सरफेस पर लगभग सारे न्यूक्लियाई अनस्टेबल थे। लगभग सारे न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी बेल्ट के बाहर थे। यह सभी न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होते गए, डीके होते गए, धीरे धीरे करके स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आते गए और स्टेबल होते गए। आज के समय हमारे चारों तरफ जितने भी न्यूक्लियाई हैं, यह सभी स्टेबल न्यूक्लियाई है। इनसे हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, यह स्टेबिलिटी बेल्ट में आ चुके हैं। मगर आज भी जमीन की गहराइयों में चले जाएं तो हमें ऐसे बड़े बड़े ढेर सारे न्यूक्लियाई मिलेंगे जो स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर अभी तक नहीं आ पाए हैं, जो स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आने के प्रयास में लगे हुए हैं। उन्हीं में एक न्यूक्लियाई यूरेनियम है, जिसे हेनरी बैक्वेरेल ने देखा था। ऐसे न्यूक्लियाई आज भी मौजूद है यूरेनियम जैसे, जो स्टेबिलिटी बेल्ट के बाहर है, जो स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आना चाहते हैं और स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आने के लिए तरह तरह की रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं। और उनके द्वारा एमिट होने वाली रेडिएशंस को ही हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, जो नेचर में उस समय से है जब से अर्थ एग्जिस्टेंस में आई।
और यह जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, नेचर में यह जो रेडियो एक्टिविटी चल रही है, इसकी 4 रेडियो एक्टिव सीरीज अर्थ पर चल रही है, 4 तरह की रेडियो एक्टिव सीरीज डिपेंडिंग ऑन द मास नंबर। 4n सीरीज, 4n+1 सीरीज, 4n+2 सीरीज, 4n+3 सीरीज। 4 तरह की नेचुरल रेडियो एक्टिव सीरीज अर्थ क्रस्ट पर कॉन्स्टेंटली चल रही है, तब से ही चल रही है जब से अर्थ एग्जिस्टेंस में आई। इन चारों रेडियो एक्टिव सीरीज के बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं मेरे कल के लेक्चर में। कल मैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड मैथमेटिक्स स्टार्ट करवा दूंगा और कल के दिन एक थ्योरी का एक मेजर पोर्शन, एक खास पोर्शन कवर होएगा। आज के दिन इतना ही कराता हूं, कल एग्जैक्टली यहीं से 4 टाइप्स ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिव सीरीज से कंटिन्यू करूंगा। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड डे।